हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। जल्दी से शुरू करेंगे आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल। डिलेड रिस्पॉन्स इसका टाइटल है। कंट्रोवर्सी आप ऑलरेडी जानते हैं। कुछ बीजेपी फंक्शनरीज ने प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ गलत बयान दिए थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म हो रहा है। आर्टिकल इसी बारे में लिखा हुआ है, बीजेपी को क्या करना चाहिए था और आगे क्या करना चाहिए। आपको आज का क्विज दिखा रहा हूँ, 5 क्वेश्चंस हैं। देखो, आर्टिकल पढ़ते हो सीखते हो अच्छी बात है, लेकिन साथ में जो चीज़ें सीखी हैं उनको टेस्ट भी किया करो। इस क्विज में सब कुछ टेस्ट हो जाएगा, वोकैबलरी, ग्रामर, एवरीथिंग, है ना। तो एक ट्राई आप इसको अभी दे सकते हो। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है डिलेड रिस्पॉन्स। देखिए, रिस्पॉन्स का मतलब है जवाब यानी कि प्रतिक्रिया, और डिलेड का मतलब है देरी से आने वाला। तो किसी की प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, जवाब थोड़ा सा देरी से आया है। ऑफ कोर्स बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कह रहा है ऑन गवर्नमेंट्स स्टर्न एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच। सरकार का जो एक कड़ा एक्शन आया है, स्टर्न एक्शन आया है। स्टर्न का मतलब होता है कड़ा, स्ट्रिक्ट, रिगरस, स्ट्रिंजेंट। तो सरकार का जो कड़ा एक्शन आया है इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हेट स्पीच दिया था, जिन्होंने गलत बात कही थी। समझ गए। अब टाइटल पैराग्राफ से देखना है क्या कहना चाह रहा है। स्टर्न नाम के वर्ड को नोट कर लेना। किसी कड़ी चीज़ को, किसी हार्श चीज़ को बोलते हैं स्टर्न। जैसे आपको कड़ी सज़ा मिले तो आप बोल सकते हो आई हैव गॉट स्टर्न पनिशमेंट फ्रॉम माई टीचर, जहाँ से भी मिली है ना। चलो अब आओ आर्टिकल के टाइटल पैराग्राफ पे, पता लगे क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले ही बता रहा हूँ मैं, इसमें एक कंडीशनल पड़ा हुआ है। कंडीशनल आपको फाइंड आउट करना है, बाद में करवा दूंगा मैं, पहले आप खुद से कोशिश करो। कह द गवर्नमेंट कुड हैव अवॉइडेड द हेट स्पीच इशू इफ़ द बीजेपी हैड एक्टेड अर्ली। कह रहे हमारी सरकार ये अवॉइड कर सकती थी। कुड हैव अवॉइडेड, कुड हैव अवॉइडेड मतलब इसको अवॉइड किया जा सकता था। तो हमारी सरकार के द्वारा इस चीज़ से बचा जा सकता था, और वो चीज़ है हेट स्पीच का इशू, जिस पे पूरी दुनिया में इंडिया की क्रिटिसिज्म हो रहा है। कह रहे अगर इफ़ जो बीजेपी नाम की पार्टी है ना, इसने एक्ट किया होता, इसने हरकत की होती थोड़ी सी अर्ली, थोड़ी सी पहले, तो जल्दी हरकत करते, हेट स्पीच करने वालों को जल्दी सज़ा देते, तो पूरा इशू इतना ज़्यादा इंटरनेशनलाइज ना होता। सेंटेंस समझ में आ गया ना। अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे। सरकार आपका सब्जेक्ट है, द गवर्नमेंट ग्रीन कलर में, और कुड हैव अवॉइडेड पिंक कलर में इसकी वर्ब है। स्ट्रक्चर आप देख चुके हो कंडीशनल्स की वीडियो में, अभी इसको रिपीट करेंगे, पहले एक बार खुद से देख लो, है ना। बीजेपी की वर्ब है हैड एक्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस में, इफ़ के साथ में कंडीशनल बना हुआ है। अब देखो, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, उसके आगे आप हमेशा द को देखेंगे। द कांग्रेस, द बीजेपी, द आम आदमी पार्टी, है ना। तो इस द को लगाना ना भूले। अब आ जाए कंडीशनल पे। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग पहचान चुके होंगे, आई होप सो, है ना। अब इस कंडीशनल को देख लेते हैं। इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशनल। ये थर्ड कंडीशनल है ना, इसको कंडीशनल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी बोलते हैं। ऐसा कंडीशनल जो खोई हुई अपॉर्चुनिटी, मौक़ों की बात करे। आपको मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ, बहुत आसान है। मान लीजिए आप ऐसा बोलो, अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मुझे ये जॉब मिल गई होती। समझ रहे हो मेरी बात को। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, ऐसा काम हो सकता था अगर ऐसा हुआ होता। अगर तुमने मदद की होती तो ये जॉब मुझे मिल गई होती। तो यहाँ पे इस कंडीशनल को यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है। पहले लगाएंगे इफ़, और साथ में लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में जो कॉन्सिक्वेंस आएगा उसमें लगाएंगे आप वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में। यहाँ लिख दूँ मैं एक्टिव में। पैसिव आपको चेंज करना पड़ेगा अगर पैसिव आपको बनाना है तो। अब इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सबको यही है कि सर कभी कभी हम वुड की जगह कुड देख लेते हैं, और कभी कभी हम शुड देख लेते हैं। तो वुड हैव V3 तो समझ गए, जॉब मिल गई होती, लेकिन कुड हैव V3 और शुड हैव V3 का क्या मतलब है। देखो, वुड का मतलब है होता, कुड का मतलब है हो सकता था, और शुड का मतलब है होना चाहिए था। अगर तुमने मदद की होती तो आई वुड हैव गॉट दिस जॉब, मुझे जॉब मिल गई होती। लेकिन अगर तुमने मुझे मदद की होती तो मुझे ये जॉब मिल सकती थी, कुड हैव गॉट दिस जॉब। और अगर तुम्हें मदद की होती
तो मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए थी। तो अपने हिंदी में बोल रहे हैं, उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं वुड, कुड और शुड से। मिली होती वुड, मिल सकती थी कुड, मिलनी चाहिए थी शुड। इतना मामला क्लियर है। चलो ये फास्ट फॉरवर्ड करवा रहा हूँ आपको, बेसिक्स ऑलरेडी आपके बिल्ड कर चुका हूँ ग्रामर की प्लेलिस्ट में। यहाँ पे हो रहा है आपका रिवीजन। अब एक काम और आपको करना है, छोटा सा आपके सामने चैलेंज थ्रो कर रहा हूँ। तीनों कंडीशनल्स की ऑल्टरनेट फॉर्म बना सकते हो क्या? ये फॉर्म मैंने आपको करवा दी, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कंडीशनल्स की ऑल्टरनेट फॉर्म बनाओ, तो कैसे बनाओगे? चलो बहुत सिंपल सा तरीका है सर। कंडीशनल की ऑल्टरनेट फॉर्म बनाने के लिए इफ़ को निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं सर? इफ़ को निकाल देते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं सर? हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं और शुरू के अंदर फिट कर देते हैं। बस इसको बोलते हैं कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म। और कौन से की? थर्ड कंडीशनल की। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाए जा सकते थे बिना मीनिंग को चेंज किए। हैड यू हेल्प्ड मी आई वुड हैव गॉट दिस जॉब, आई कुड हैव गॉट दिस जॉब, आई शुड हैव गॉट दिस जॉब। चलिए आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे। वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। एक काम करेंगे, इस आर्टिकल की पूरी वोकैब पे नज़र डालते हैं। बहुत सारी अच्छी वोकैब है, एडवांस वोकैब है। एक बार देख लोगे तो पूरा आर्टिकल स्मूथली पढ़ते जाओगे। फटाफट से एक लाइक और एक शेयर दो अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, टीचर्स को मोटिवेशन मिले। और साथ ही एग्जाम्स की तैयारी अगर करना चाहते हो मेरी गाइडेंस में, तो जल्दी से डाउनलोड कर लो YIT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। आपकी अपनी एप्लीकेशन है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल दिया है। आगे मुझे ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग, SSC और राइटिंग स्किल्स के कोर्स में। बैंकिंग कोर्स में पूरा बैंकिंग का सिलेबस करवा देंगे आपको प्रैक्टिस सेट्स के साथ। क्लैरिकल, PO, प्रीलिम्स, मेंस सारा सिलेबस कवर्ड रहेगा। SSC में भी ऐसा ही है कुछ, सारे एग्जाम्स का सारा सिलेबस SSC में भी कवर कर लेते हैं। राइटिंग का सिलेबस जो है, देखो सिलेबस तो कुछ होता नहीं राइटिंग में, तो बिल्कुल बेसिक से आपको लिखना सिखा देते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप लिखना चाहो तो। ऐसे, समरी, प्रेसी, जो भी आप। तो 60-70 आवर्स का कोर्स है राइटिंग का, हज़ारों लोग सीख चुके हैं, फ़ायदा ले सकते हो। तो ये एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कर लेना। कोई भी सवाल हो, क्वेरी हो, कोर्सेज से रिलेटेड इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। चलो आ जाओ वोकैब शीट पे। कल कोमोबिडिटी पे छोड़ा था, आज आगे से आगे बढ़ेंगे। रिग्रेस एक नया वर्ड है, लैंडमार्क कर चुके हो आप पहले। अलैक्रिटी एक नया वर्ड है, आज सीखोगे। रेडिकल, ग्लेरिंग, अनबैस्ड और स्नोबॉल 4 नए वर्ड्स हैं। देखो रिग्रेस का मतलब होता है, अभी आपको बताया था मैंने, स्टर्न, कड़ा, हार्श, रिजिड। अगर आपको कड़ी पनिशमेंट मिली है तो स्टर्न पनिशमेंट या रिग्रेस पनिशमेंट आपको मिली है। आर्मी स्कूल्स आर नोन फॉर देयर रिग्रेस डिसिप्लिन। आर्मी स्कूल जाने जाते हैं अपने कड़े डिसिप्लिन के या अनुशासन के लिए। ये वर्ड बना ही रिगर नाम के नाउन से है। रिगर का मतलब होता है कड़ापन, है ना। तो ये रिगरस वर्ड तो आज आप आर्टिकल में नहीं देखोगे, लेकिन इसका सिनोनिम आप देख चुके हो, स्टर्न। अब इसका मतलब ये नहीं है इसी वर्ड पे फोकस करना है, रिजिड, हार्ड, हार्श और स्ट्रिंजेंट पे भी फोकस आपको करना चाहिए। आज स्ट्रिंजेंट आए, आज स्टर्न आया, कल स्ट्रिंजेंट आ जाएगा। तो सारे वर्ड्स आपके काम के हैं, एक साथ मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना लैंडमार्क। देखिए लैंडमार्क का मतलब होता है मील का पत्थर। कोई बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ होती है, ऐतिहासिक घटना होती है, उसको अपने बोल देते हैं लैंडमार्क। मील का पत्थर क्या होता है? आप चले मान लो डेस्टिनेशन A से डेस्टिनेशन B की तरफ, जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे हो, तो रास्ते में अलग अलग जगहें आएंगी, अलवर आएगा, समझ गए ना, भिवाड़ी आएगा। तो ये लैंडमार्क्स होंगे, छोटे छोटे लगे होंगे मील के पत्थर, वहाँ पे लिखा होगा दिल्ली इतना दूर है। तो लैंडमार्क क्या बताता है आपको? किसी यूनिक जगह पे, किसी यूनिक मुकाम पे पहुँचने का निशान है लैंडमार्क। तो समथिंग यूनिक एंड हिस्टोरिकल इज कॉल्ड अ लैंडमार्क इन इंग्लिश। जैसे द एसी हैज़ इशूड अ लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन द मैटर। एसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट को इशू किया है इस मैटर के ऊपर। अब इस लैंडमार्क वर्ड के बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं, जिनमें से एक सिनोनिम है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जिसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। टर्निंग पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, बड़ा ही घुमावदार मोड़ कहीं किसी चीज़ में आ जाए, यूनिक या हिस्टोरिकल कोई घटना हो, उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है ना। अगला वर्ड है अलैक्रिटी। सुनने में अजीब सा लगता है, अलैक्रिटी, अलैक्रिटी इसका मतलब होता है फुर्ती। हिंदी बोलते हो ना फुर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिटी। ये थोड़ा एडवांस वर्ड है। अगर फुर्ती के छोटे सिनोनिम्स देखें आप जो अपने बोलचाल में आते हैं, वो होते हैं स्विफ्टनेस, क्विकनेस, प्रॉम्प्टनेस, अलर्टनेस, है ना। तो ये सारे जो सिंपल वाले वर्ड्स हैं, इनका एडवांस फॉर्म है अलैक्रिटी। तो फुर्ती नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं, अलैक्रिटी को। द अलैक्रिटी ऑफ द पुलिसमैन सेव्ड द PM फ्रॉम एन असैसिनेशन अटैक। जो अलैक्रिटी थी, जो फुर्ती थी पुलिस वालों की, उन्होंने बचा लिया पुलिस जो है PM को एक असैसिनेशन के अटैक से, एक
असैसिनेशन की घटना से। असैसिनेशन जानते हैं ना, किसी बड़े आदमी का हत्याकांड, उसको बोलते हैं असैसिनेशन। कोई पीएम सीएम किसी को गोली मार दें तो उसका असैसिनेशन हो जाता है। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, रेडिकल। ये वर्ड आजकल बहुत सुन रहे हो आप। रेडिकल का मतलब होता है एक्सट्रीम, रिवोल्यूशनरी, फैनेटिक, हार्ड लाइनर। एक ऐसा आदमी रेडिकल कहलाएगा जो बहुत छोटी बातों पे मरने मारने पे आ जाता है। जनरली कुछ लोग जो रिलीजन के नाम पे अंधे होते हैं उनको अपने रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। रेडिकल हिंदू, रेडिकल मुस्लिम्स, रेडिकल क्रिश्चियंस, आपको हर तरह के रेडिकल दुनिया में मिलेंगे। तो रेडिकल आइडियोलॉजीज इन्वेंट ऑटोक्रेट्स। जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज होती हैं, विचारधाराएं होती हैं, वही तानाशाहों को जन्म देती हैं। ये एक प्रॉवर्ब है इंग्लिश के अंदर। तो रेडिकल नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा आज। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है ग्लेरिंग। देखो, दो वर्ड्स को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि दोनों का कनेक्शन बने। ग्लेरिंग का मतलब क्या है? जो चीज़ ग्लेयर करे। ग्लेयर का मतलब है चमकना। जैसे सोना है वो ग्लेयर करता है तो सोना ग्लेरिंग होता है। अब मुझे बताओ, चमकने वाली चीज़ कैसे होगी? दिखाई देगी आराम से, नहीं दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देगी। ग्लेरिंग का मतलब ही होता है दूर से दिखाई देने वाली चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल छुपी ना हो, नोटिसेबल हो, एपरेंट हो, क्लियर हो या ऑब्वियस हो। आ रही है बात समझ में? सेवरल ग्लेरिंग एरर्स इन योर राइटिंग लीव्स अ, एरर्स है ना तो लीव अ बैड इंप्रेशन ऑन द रीडर्स। बहुत सारी ग्लेरिंग एरर्स, नोटिसेबल गलतियां आपकी राइटिंग में छोड़ देती है एक बुरे इंप्रेशन को आपके रीडर्स के ऊपर। तो ऐसी एरर्स जो दूर से ही देखते ही समझ में आ जाए, ग्लेरिंग एरर्स कहलाएंगी। समझ गए ग्लेरिंग वर्ड को? अब देखो, ग्लेरिंग के सिनोनिम्स हैं फ्लैग्रेंट, नोटिसेबल, कॉन्स्पिक्यूअस और ब्लेटेंट। आज ब्लेटेंट नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। लेकिन ये वर्ड है ना, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इसके दो मीनिंग है। अब देखो दूसरा वाला मीनिंग, अनबेस्ट। अनबेस्ट का मतलब क्या होता है? अनअबेस्ट मतलब जिसको शर्म ना हो, जो अनअशेम्ड हो, जो अनएम्बेरेस्ड हो, जो बेशरम हो। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अनअबेस्ट लाइज। उसको आदत है बेशर्मी भरे झूठ बोलने की, अनअबेस्ट लाइज। अब देखो, ये अनअबेस्ट नाम का जो वर्ड है ना, बेशर्मी भरा, अनअशेम्ड, इसका भी सिनोनिम होता है ग्लेरिंग। तो ये जो ब्लेटेंट देख रहे हो, ब्लेटेंट इसका भी सिनोनिम है, ब्लेटेंट इसका भी सिनोनिम है, आज के आर्टिकल में आएगा। तो ब्लेटेंट वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? ऐसी बेशर्मी जो एकदम साफ हो। समझ गए? दोनों का मीनिंग मिक्स कर रहा हूँ मैं ब्लेटेंट वर्ड में। शेमलेस, नोटिसेबल शेमलेसनेस कहलाती है जो है ब्लेटेंट, है ना। ऐसी चीज़ जो बेशर्मी भरी भी हो और सबके सामने बहुत साफ भी हो, उसको बोलते हैं ब्लेटेंट। दोनों को मिक्स करके बता दिया है। अब ये वर्ड जहाँ आएगा वहाँ पे इसको आप पकड़ लेना। लास्ट वर्ड है स्नोबॉल। स्नोबॉल का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत बड़ा बन जाना। स्नो की एक बॉल अगर आप ऊपर से नीचे फेंको, कहाँ पे? कहीं ऐसी जगह पे जहाँ हर तरफ बर्फ़ है, तो छोटी सी बॉल बनाओ, ऊपर से लुढ़का दो। जब वो नीचे पहुँचेगी ना तो वो एक बड़ी सी चट्टान का जो है साइज़ ले लेगी, बर्फ़ को अपने साथ में लेते हुए। तो क्या करते हैं हम स्नोबॉल से? किसी चीज़ का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, बहुत बड़ा बन जाना, जितना हम नहीं चाहते हैं, उसको उस वर्ब से बताते हैं स्नोबॉल से। जैसे द पैंडमिक हैज़ स्नोबॉल्ड इनटू एन इंटरनेशनल डिजास्टर। ये पैंडमिक जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, स्नोबॉल कर गई है एक अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी में, इंटरनेशनल डिजास्टर में। तो इसका एक सिनोनिम होता है स्पाइरल। स्नोबॉल नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं, चीज़ों का आउट ऑफ कंट्रोल होना। बस इसको स्नो की बॉल से कनेक्ट कर लेना। ऊपर से फेंकी थी छोटी सी बॉल, नीचे आई तो बढ़ गई, बड़ी सी बन गई चट्टान। अब आ जाओ, एक समरी आपको दे दें, किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल पता लगे। समरी बहुत आसान है। रिसेंटली आपने सुना होगा कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, छोटे मोटे कार्यकर्ता, उन्होंने टीवी पे और ट्विटर पे प्रॉफेट मोहम्मद के लिए कुछ गलत बयान दिए। बहुत गलत बात थी। लेकिन हुआ क्या इसमें, और भी गलत ये हुआ कि सरकार ने इन लोगों पे 6-7 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। 6-7 दिन के अंदर इंटरनेशनल इशू बन गया इस बात का। ओआईसी और जीसीसी कंट्रीज़ और इस्लामिक नेशंस ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। उसके बाद या उसी वक्त इंडिया ने इन लोगों पे, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कार्रवाई भी की। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि जो काम आपने किया है ना, बड़ा अच्छा किया है, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन इस काम को आपको थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। अगर किसी के कहने से पहले ही आप कार्रवाई कर देते इन लोगों पे, तो ये पूरा इशू, ये पूरा हेट स्पीच का डिज़ास्टर जो है, इसको आप अवॉइड कर सकते थे। समझ गए? चलो, आज की टोन आपको नई टाइप की है, बता देते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव। जब आप पास्ट में देखो और अपनी पास्ट की गलतियों को सोचने की कोशिश करो कि यार ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, है ना, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव या इंट्रोस्पेक्टिव टोन।
ऐसी टोन जिसमें रेट्रो यानी कि पास्ट या इंट्रो यानी कि अपने अंदर स्पेक्ट किया जाए यानी देखा जाए, झांक करके समझा जाए। तो करे द गवर्नमेंट्स डिसीजन to take a stern view of hate speech targeting religious beliefs, to distance itself from comments made by two spokespersons of Bharatiya Janata Party या BJP, and to assert India's traditional values of tolerance and respect for all religions is both welcome and reassuring for those within the country increasingly concerned about the increase in hate in such a speech। सबसे पहले बता रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है। कह रहे सरकार का जो डिसीजन है, जो फैसला है, अच्छा क्या करने का भाई, एक कड़ी व्यू लेने का, एक कड़ी निगाह से देखने का। स्टर्न मतलब बहुत ही कड़ा, बहुत ही हार्श, तो एक हार्श नज़रिए से देखने का, टेक अ स्टर्न व्यू करने का। और किसको देखने का भाई, हेट स्पीच के इस मामले को, और वो वाली हेट स्पीच जो टारगेट कर रही है किसी के धार्मिक बिलीव्स को, रिलीजियस बिलीव्स को। तो कह रहा है एक सरकार का जो ये डिसीजन है इस टाइप का। अब देखो और कौन सा डिसीजन, पहला तो इस टाइप का और दूसरा है डिस्टेंस कर देने का, दूर कर देने का अपने आप को, सरकार को उन कमेंट से जो मेड किए गए थे, जो बताए गए थे दो स्पोक्स पर्सन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के यानी बीजेपी के। तो सरकार का डिसीजन कड़ी व्यू रखने का, सरकार का डिसीजन अपने आप को दूर कर लेने का इन दोनों पागलों से, और तीसरा सरकार का डिसीजन असर्ट करने का, कंफर्म करने का, एम्फसाइज करने का इंडिया की परंपरागत मूल्यों को, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, जो है टॉलरेंस की यानी सहिष्णुता की। सबको हम टॉलरेट करते हैं, सबको हम जो है, टॉलरेंस का मतलब ये होता है ना सबके साथ पेशेंस से और रिस्पेक्टफुली बिहेव करना। तो सरकार का जो डिसीजन है कि असर्ट करने का, एम्फसाइज करने का, जोर देने का भारत के परंपरागत मूल्यों पे, जो है सहिष्णुता के, टॉलरेंस के और रिस्पेक्ट के सभी रिलीजन्स के लिए। कह रहा है ये जो डिसीजन है ना इन तीनों टाइप का, पहला टाइप ये, दूसरा टाइप ये और तीसरा टाइप ये डिसीजन जो है ये दोनों ही है, एक तो वेलकम भी है और एक बड़ा रीअश्योरिंग भी है। रीअश्योरिंग का मतलब होता है जिससे आपको भरोसा मिले, एनकरेजमेंट मिले। तो एक तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए और दूसरा इससे हमें बहुत भरोसा और एनकरेजमेंट मिलता है। अच्छा किन लोगों को मिलता है भाई, फॉर उन लोगों के लिए है, दोज वो लोग जो कंट्री के अंदर ही रहते हैं, देश के वासी हैं और जो इंक्रीजिंगली कंसर्न अबाउट हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, इंक्रीज के अंदर, इजाफे के अंदर ऐसी स्पीच में, हेट स्पीच में। आई बात समझ में, पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दी है। डिसीजन जो है उसके लिए 3 एडजेक्टिव्स आए हैं, 3 इन्फिनेटिव के तौर पे, डिसीजन टू टेक अ व्यू, डिसीजन टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम कमेंट्स एंड डिसीजन टू असर्ट इंडिया ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस। क्योंकि ये सेंटेंस लंबा है इसलिए टू को तीनों बार लिखना पड़ा। अगर ये इतने बड़े बड़े फ्रेज ना होते तो दूसरी और तीसरी बार यहाँ पे कॉमा के बाद और एंड के बाद टू को ना लगाना पड़ता, आप इसको छोड़ भी सकते थे, है ना। लंबा सेंटेंस होता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए राइटर टू को साथ साथ में चिपकाता रहता है। टॉलरेंस आप समझ चुके हैं, एबिलिटी टू बेयर, एबिलिटी टू बे पेशेंट विद समथिंग, किसी का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, है ना। डिसीजन की वर्ब होगी इज, रीअश्योरिंग मतलब जिससे आपको बहुत सारी एश्योरेंस मिले, बहुत सारा भरोसा और इंकरेजमेंट मिले। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल आपसे यहाँ पूछ लेते हैं फटाफट से। फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए देम, फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए देम। फिर ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि फॉर के बाद में दोज लगाना पड़ रहा है। मान लीजिए सेंटेंस बोलूँ मैं, दिस इज़ फॉर देम, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि दिस इज़ फॉर दोज, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, मैं तो ये बोलूँगा ना दिस इज़ फॉर देम। तो फॉर के बाद देम आना चाहिए, फिर भी दोज लगाया है, कौन सा ग्रामर रूल यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। चलो डिटेल में देखें। देखो फॉर के बाद में देम ही आता है, लेकिन तब आता है जब देम के बारे में कुछ बताया ना गया हो। अगर देम जो है उसके लिए कोई एडजेक्टिव, क्लोज, फ्रेज या कोई सिंगल वर्ड एडजेक्टिव भी आ जाए तो उस देम को आप बदल देते हैं दोज में। और कुछ ऐसा ही आप दे के साथ भी करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। दे शुड आस्क फॉर हेल्प, उनको मदद मांग लेनी चाहिए। अब मुझे बताओ दे कौन है, दे के बारे में बताया गया, नहीं बताया गया सर। तो दे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पे दे आना चाहिए ऑफ कोर्स। तो दे शुड आस्क फॉर हेल्प। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, दे हु आर इन नीड ऑफ हेल्प शुड आस्क फॉर इट, वो लोग जिनको मदद की ज़रूरत है उनको मदद मांग लेनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे दे के बारे में बताया गया एक एडजेक्टिवल क्लोज से, वो लोग जिनको मदद की ज़रूरत है, हु आर इन नीड ऑफ हेल्प। जैसे ही एडजेक्टिवल क्लोज लगाया
अब जो है इस दे को आप छोड़ नहीं पाओगे, इसको बदलना पड़ेगा दोज में। समझ में आ गई बात। दे और दोज के लिए एडजेक्टिव या क्लोज या फ्रेज कुछ भी आ जाए, दे और देम दोनों को आप बदल देते हैं दोज में। ऐसा ही देम के साथ भी होगा। वैसे ही दे नीड ऑफ हेल्प शुड आस्क फॉर हेल्प। अगेन दे के लिए बताया गया है वो लोग जो हेल्प की नीड में हैं, दे इन नीड ऑफ हेल्प। इस दे को भी दोज में बदल देंगे। वैसा यहाँ हुआ है फॉर दोज विद इन द कंट्री, वो लोग जो कंट्री के अंदर हैं, इनके बारे में बताया गया ना। विद इन द कंट्री एडजेक्टिवल फ्रेज है, इस वजह से दोज को लगाया गया है। वैसे वी हेल्प्ड देम, हमने उनकी मदद की। लेकिन अगर ऐसा बोलूँ वी हेल्प्ड देम हु नीडिड आवर हेल्प, हमने उन लोगों की मदद की जिनको हमारी मदद की ज़रूरत थी। अब उन लोगों को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे देम नहीं लगेगा, अब यहाँ लिखेगा दोज। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। वैसे ही वी हेल्प्ड देम इन नीड, इन नीड भी एक फ्रेज है, मदद में ज़रूरत में होने की बात करता है। वो लोग जिनको ज़रूरत थी, इन नीड थे, तो अगेन देम के लिए हमें लगाना पड़ेगा दोज। चलिए आगे बढ़े। बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, क्लासेस में रेगुलर रहा करो। 2-3 महीने के अंदर आप सारी ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो हैं प्रैक्टिकली मेरे साथ रिपीट कर लोगे। आगे आ जाओ। कह रहा था रूलिंग बीजेपी's मूव टू सस्पेंड द स्पोक्स पर्सन for comments made on a television channel and Twitter respectively is also a significant departure from the past and would represent an inflection point in the debate over growing communism if it were not for two factors। बहुत ही प्यारी सी कंस्ट्रक्शन है, if it were not for, ये भी आपको करवा दूंगा। कह रहा है जो रूलिंग बीजेपी का जो मूव है, जो हरकत है सस्पेंड कर देने की दो स्पोक्स पर्सन को, प्रवक्ताओं को, उन कमेंट्स के लिए जो बनाए गए थे, मेड किए गए थे एक टेलीविज़न चैनल पे और ट्विटर नाम के प्लेटफॉर्म पे रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः। तो पहले वाला जो बीजेपी वाला कार्यकर्ता था उसने कुछ टेलीविज़न चैनल पे बोला, दूसरे वाले ने कुछ हेट स्पीच दी ट्विटर पे। तो कह रहा है इनकी जो मूव है ना बीजेपी की, इन दोनों को सस्पेंड कर देने की, कह रहा है ये मूव भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही बड़ा नोटिसिएबल डिपार्चर है, डेविएशन है। डिपार्चर और डेविएशन का मतलब होता है किसी पुराने रास्ते से हटना, किसी नए रास्ते को पकड़ना। तो ये जो सरकार ने हरकत की है ना, ये एक नया रास्ता पकड़ के की है, डिपार्चर फ्रॉम करके की है पुराने रास्ते से, और वो रास्ता है द पास्ट का, भूतकाल का। और कह रहे यही मूव रिप्रेजेंट करेगी, वुड रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करेगी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का, एक बहुत ही बड़े क्रॉस रोड का, एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट का। और किस में? उस डिबेट में, उस बहस में जो होने जा रही है बढ़ते हुए कम्युनलाइजेशन पे, संप्रदायवाद पे। कह रहा अगर ये ना होते दो फैक्टर्स, इफ़ इट वर नॉट फॉर टू फैक्टर्स, ये स्ट्रक्चर समझ लो। अगर दो फैक्टर्स ना हो तो, अब वो फैक्टर्स आपको आगे बता देगा। रिपीट कर दूं सेंटेंस को, फिर स्ट्रक्चर देखनी है अपने को। बीजेपी का मूव जो है इन दोनों को सस्पेंड कर देने का, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नया काम है, डिपार्चर फ्रॉम है एक पुराने काम से, और वो पुराना डिपार्चर फ्रॉम हो रहा है पास्ट से, भूतकाल से। पहले बीजेपी ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। और ये अपने आप में रिप्रेजेंट करेगा एक बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट को, उस बहस में, उस डिबेट में, उस चर्चा में जो आ रही है बढ़ते हुए कम्युनलाइजेशन पे, हमारे देश में बढ़ते हुए सांप्रदायवाद पे। और क्यों करेगा भाई? अगर ये दो फैक्टर ना हो तो, इफ़ इट वर नॉट फॉर टू फैक्टर्स। समझ में आई बात? इफ़ इट वर मतलब अगर ऐसा ना हो। अब देखो स्ट्रक्चर, बीजेपी की मूव है इज, बीजेपी की दूसरी वर्ब है, बीजेपी मूव की वर्ब है वुड रिप्रेजेंट। पहली वर्ब है इज, दूसरी वर्ब है एंड के बाद में वुड रिप्रेजेंट। इट की वर्ब है वर। अब इट वर नॉट फॉर टू फैक्टर्स, इस स्ट्रक्चर को अपने समझ लेते हैं। देखो कभी कभी स्ट्रक्चर आपको मिलेगी इफ़ इट वर नॉट फॉर समथिंग, अगर ये चीज़ ना हो, बस इसका यही मतलब है। जो सेकंड कंडीशनल है ना, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, है ना, इफ़ ही वर माई फ्रेंड, ऐसा जो आप सेकंड कंडीशनल यूज़ करते हो इंग्लिश में, उसी स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड फॉर्म है ये, और कुछ भी नहीं है। इफ़ इट वर नॉट फॉर समथिंग, वो समथिंग कोई भी हो सकती है। मैं अब आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर हवा ना हो तो कोई भी जीवन ना हो, तो मैं बोलूँगा इफ़ इट वर नॉट फॉर एयर, इफ़ इट वर नॉट फॉर एयर देयर विल बी नो लाइफ। बस ऐसे बनती है स्ट्रक्चर। और फिर मैं अगर ऐसा बोलूँ, अगर तुम्हारा सपोर्ट ना हो तो मैं बिल्कुल भी हेल्पलेस हूँ, मैं बिल्कुल ही बेचारा हूँ, मजबूर हूँ। तो इफ़ इट वर नॉट फॉर योर सपोर्ट, इफ़ इट वर नॉट फॉर योर सपोर्ट आई वुड बी हेल्पलेस। सेकंड कंडीशनल की बात है, अनरियल फ्यूचर की बात करता है। समझ गए ना, पास्ट की बात नहीं हो रही है। ये वर्ड जो है ना, वो आपकी सेकंड फॉर्म है,
इफ़ आई वर द PM ऑफ द कंट्री, याद है ना सेकंड कंडीशनल। तो अनरियल फ्यूचर की बात यहाँ पे की जा रही है। वैसे ही अगर मेरी माँ ना हो, अगर मेरी माँ ना हो तो मैं इतना सक्सेसफुल ना हूँ, मतलब मेरी माँ ने जो काम मेरे लिए किए हैं अगर वो ना किए हों तो मैं कामयाब ना हूँ बिल्कुल भी। तो इफ़ इट वर नॉट फॉर माई मदर आई वुड नेवर बी सक्सेसफुल। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आपसे भी मेहनत करवाएंगे। सर ने तो कर दी है, रात में जग के सारा कुछ बना करके लाए हैं आपके लिए। एक सेंटेंस आपको मैं दे रहा हूँ, इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करो। सभी लोग कोशिश करोगे भाई, अगर नहीं करोगे ना तो ये स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगी। सीख लिए, एक बार इसको रिवाइज कर लो। अगर तुम्हारी मेहनत ना हो ना तो ये जॉब तुम्हें कभी ना मिले। इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। अगर तुम्हारी मेहनत ना हो तो ये जॉब तुम्हें कभी ना मिले। डालना कमेंट्स में, सही होगा तो हार्ट दे दूंगा, गलत होगा तो कोशिश करूंगा सही करने की। सब कोशिश करोगे, कमेंट्स में डालो। और आगे बढ़े। कह रहा द फर्स्ट, अब दो फैक्टर्स बताएगा। द फर्स्ट दैट द गवर्नमेंट चोज टू रिएक्ट टू द हेट स्पीच टारगेटिंग इस्लाम एंड प्रॉफिट मोहम्मद मोर देन अ वीक आफ्टर दीज वर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट। कह रहा पहला फैक्टर ये है कि जो सरकार है, द गवर्नमेंट, इसने चूज़ किया, इसने इस विकल्प को चुना। और क्या चूज़ किया कि ये रिएक्ट करेगी हेट स्पीच के सामने। और कौन सी हेट स्पीच? जो टारगेट करती है इस्लाम को और प्रॉफिट मोहम्मद को। और कब? एक वीक से भी ज़्यादा के बाद, मोर देन अ वीक। और कब किसके भाई? आफ्टर दीज वर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, जब ये पहली बार ब्रॉडकास्ट हुई थी। इन स्पीच को ट्विटर पे और टीवी पे पहली बार दिया गया था। तो पहला ये फैक्टर है, सरकार ने एक वीक का इंतज़ार किया, फिर उसके बाद इन पे रिएक्ट किया। गवर्नमेंट की वर्ब है चोस, दीज की वर्ब है वर ब्रॉडकास्ट। दीज आया इन स्पीच के लिए। टारगेटिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ये वो वाली हेट स्पीच है जिसने टारगेट किया था इस्लाम को और प्रॉफिट मोहम्मद को। ठीक है, स्पीच कौन सी है? टारगेटिंग इस्लाम एंड प्रॉफिट मोहम्मद। इसलिए टारगेटिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम करेगा। अच्छा, दीज वर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, क्या ये स्ट्रक्चर बता सकते हो क्या कौन सी है? दीज वर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? पैसिव स्ट्रक्चर है। ये स्पीच को पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया था। बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप बोलोगे सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे होगी? ब्रॉडकास्ट। तो देखो, कास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये सारी जो वर्ब्स हैं, स्प्रेड है, हिट है, कट है, पुट है, आपको सारी वर्ब्स करवाई हुई हैं। ये V1, V2, V3 सेम रखती हैं। तो ये V3 ही है एक्चुअल में। ब्रॉडकास्टेड नाम की कोई वर्ब इंग्लिश में नहीं होती है ना। तो दीज वर्ब ब्रॉडकास्ट में ये वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दिया करो इन चीज़ों की तरफ। ये वर्ब्स बार बार आपको दिखती हैं जिनकी V1, V2, V3 सेम होती है। करे द सेकंड दैट इट्स रिएक्शन एंड द BJP's एक्शन अपीयर टू फॉलो स्टेटमेंट्स मेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स बिगिनिंग विद कतर एंड देन कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, बहरीन, द UAE, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Jordan, the Maldives, as well as by the 57-member Organization of Islamic Cooperation OISC and powerful 6-member Gulf Cooperation Council GCC। दूसरा जो है फैक्टर ये है, सेकंड फैक्टर ये है कि सरकार की जो रिएक्शंस आई और जो बीजेपी के एक्शन आए, ये दोनों ही चीज़ें दिखाई दिए, अपीयर हुए कि ये फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने का मतलब पीछे पीछे आ रहे हैं। किसके पीछे आ रहे हैं भाई? इन सभी स्टेटमेंट्स के द्वारा जो दी गई हैं विदेशी सरकारों के द्वारा, मेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स। अब ये सरकारें कौन सी हैं? शुरुआत करते हुए, बिगिन विद करते हुए कतर के साथ, फिर कुवैत आया, फिर ईरान, पाकिस्तान, बहरीन, फिर ये वाली कंट्री, फिर ये वाली कंट्री, फिर ये वाली कंट्री, फिर मालदीव्स, और फिर बाद में OIC और साथ में GCC। सब ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी। उसके बाद में सरकार ने अपना एक्शन लिया। तो दो फैक्टर्स हैं सरकार के सामने, है ना। एक हफ्ता तक वेट करती रही सरकार, कुछ बोली नहीं। फिर जब ये बोले एक हफ्ते बाद, तब सरकार ने अपना एक्शन लिया। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं, इनकी वजह से इस मामले में ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। रिएक्शंस और एक्शन दोनों की वर्ब है अपीयर्ड। ठीक है, इन दोनों को दिखाया जा रहा है अपीयर नाम की वर्ब से। बिगिनिंग विद मतलब शुरू करते हुए। अच्छा, UAE के आगे द लगा हुआ है, मालदीव्स के आगे द लगा हुआ है। रीज़न जानते हो आप क्यों लगा हुआ है? ऐसी कंट्रीज़ जिनके नाम में प्लूरलिटी हो, या तो उनके पीछे ऐसा रहा हो, मालदीव्स, फिलीपींस, नेदरलैंड्स, उनके आगे द लगाना है। और या फिर ऐसी कंट्रीज़ जिनके नाम में यूनाइटेड आता हो, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके आगे अपने द को लगाते हैं। देखो, इंडोनेशिया के आगे नहीं लगाया, ईरान, पाकिस्तान के आगे नहीं लगाया, मालदीव्स के आगे लगाना पड़ा द,
और यूए के आगे भी द लगाना पड़ा। ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में भी द इसलिए आएगा क्योंकि ऑफ आ चुका है, ऑफ से दो नाउन्स जुड़ चुके हैं, सऊदी अरेबिया और किंगडम, इसलिए पहले वाले नाउन से पहले हमें द को लगाना पड़ा। वही वाला कॉन्सेप्ट है जो आपने आर्टिकल की क्लास में सीखा था। और आगे बढ़े, कह रहा है हाउएवर द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू इग्नोर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स दैट हैव एक्सप्रेस कंसर्न्स अबाउट स्टेटमेंट्स मेड। कह रहा है हालांकि ये बात भी है कि सरकार अभी भी जारी है इस काम को करना, और वो काम है इग्नोर करने का भारतीय ऑर्गेनाइजेशंस को और ग्रुप्स को, और वो ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने एक्सप्रेस किया है अपनी चिंताओं को इन स्टेटमेंट्स के बारे में जो दी गई हैं। तो ये फैक्टर भी है, बाहर वाली ताकतों के सामने सरकार ने अपना एक्शन लिया, लेकिन अंदर वाली जो ताकतें हैं, जो एनजीओज हैं, उनकी कोई भी बात की सुनवाई अभी भी ठीक से नहीं हो रही है। गवर्नमेंट की वर्ब है कंटिन्यूस, दैट की वर्ब है हैव एक्सप्रेस्ड, दैट आया है ग्रुप्स के लिए, एंटीसीडेंट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। बढ़े आगे, कह रहा है इट इज़ पॉसिबल दैट द गवर्नमेंट चोज टू रिस्पॉन्ड टू कतर विद मोर अलैक्रिटी as the Vice President of India M. Venkaiah Naidu was beginning a 3-day visit to the country। अब कह रहा है एक और चीज़ भी है, ये चीज़ भी पॉसिबल है कि सरकार ने ये चूज़ किया कि ये रिस्पॉन्ड करेगी कतर के सामने, कतर ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी प्रतिक्रिया देगी, और कैसे, और ज़्यादा चुस्ती के साथ में, फुर्ती के साथ में, विद मोर अलैक्रिटी। अच्छा क्यों, कह रहा है क्योंकि इसलिए भाई एस जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू साहब, ये जो है बिगिन कर रहे थे, और किसको, 3 दिन की विजिट को इस कंट्री के लिए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कतर के अंदर विजिट चल रही है वाइस प्रेसिडेंट की, तो कतर की स्टेटमेंट के लिए ज़्यादा चुस्ती से सरकार ने रिस्पॉन्ड किया। इट की वर्ब है इज़, गवर्नमेंट की वर्ब है चोज। रिस्पॉन्ड के बाद हमेशा टू लगाएं जिसकी भी प्रतिक्रिया आप देते हैं। प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू माई क्वेश्चन, दे रिस्पॉन्डेड टू द क्वेरीज, है ना, किसी की भी प्रतिक्रिया देना, किसी का भी जवाब देना, रिस्पॉन्ड प्लस में टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। ये प्रेपोजिशंस आपको मार्क करनी होती है दिमाग में, पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में बैठती है, इनको याद करने का कोई और तरीका नहीं है। कितना भी रट लो, रिस्पॉन्ड के बाद में टू आएगा, रिस्पॉन्ड के बाद में टू आएगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक 1000 सेंटेंसेस पढ़ नहीं लोगे और रिस्पॉन्ड के बाद टू देख नहीं लोगे, तब तक दिमाग में नहीं बैठेगी। चलो अलैक्रिटी देख लेना, चुस्ती, प्रॉम्प्टनेस, स्विफ्टनेस, आपकी फुर्ती। करा इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट दैट द गवर्नर वॉज मूव्ड टू एक्ट विद सेंसिटिविटी इन दिस केस, अनलाइक इट्स रिएक्शन just a week ago to the United States government's release of a report on religious freedom in India, where it slammed the US for playing vote bank politics। कह रहा है ये भी बहुत सिग्निफिकेंट बात है, ये भी बड़ी बात है। इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब कोई बड़ी चीज़ हो, है ना, जिसको नोटिसेबल, जो जिसको नोटिस करना ज़रूरी हो। ये बात ये है कि सरकार जो है ये मूव्ड हो गई थी एक्ट करने के लिए सेंसिटिविटी के साथ, सरकार हरकत में आ गई थी किसी कदम को उठाने के लिए संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले में, और कह रहा है इन दिस केस, इस मामले में, और कह रहा है बिल्कुल उसके उल्टे, अनलाइक इसकी रिएक्शन के जो सिर्फ 1 वीक पहले आई थी, और किसके सामने आई थी, यूएस के सामने, उसकी सरकार की, गवर्नमेंट की एक रिलीज ऑफ रिपोर्ट के सामने, और जो रिपोर्ट थी रिलीजियस फ्रीडम पे इंडिया के अंदर, जिस रिपोर्ट में इसने स्लैम किया था सरकार ने स्लैम किया था यूएस को प्ले करने के लिए वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स को। समझ में आ रही है? तो इनसे तो जब इनकी रिपोर्ट आई यूएस की, रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में अच्छी नहीं है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, तो सरकार ने बड़े अच्छे से यूएस को जवाब दिया कि आपकी रिपोर्ट्स तो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है खेलने की कोशिश कर रही है। तो उस केस में सेंसिटिविटी सरकार ने नहीं दिखाई, लेकिन इस केस में सरकार ने बहुत अच्छी सेंसिटिविटी दिखाई, अच्छे बयान के साथ में सारी कंट्रीज़ को अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, किसी को स्लैम नहीं किया बल्कि अच्छे से रिस्पॉन्स किया। अच्छी बात है ये। इट की वर्ब है इज, गवर्नमेंट की वर्ब है वॉज मूव्ड। अच्छा और कुछ देखने वाला है नहीं इसमें। इट की वर्ब है स्लैम्ड। स्लैम करना मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी को कड़ा जवाब देना। कह रहे सम कंसर्न अबाउट ए पॉसिबल स्ट्रीट रिएक्शन अक्रॉस वेस्ट एशिया वेयर मोर देन 8 million इंडियंस लिव एंड वर्क may have also prompted the reaction, particularly after social media users shared the offending comments widely across the region। कह रहा है एक और पॉसिबिलिटी भी है, कुछ कंसर्न्स ऐसे भी आए होंगे सरकार के सामने जो एक पॉसिबल स्ट्रीट रिएक्शन के हैं। स्ट्रीट रिएक्शन का मतलब है लोग रिएक्ट कर रहे हैं सड़कों पे, सरकार नहीं कह रही कुछ, लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए भी कुछ कंसर्न सरकार में जगा होगा, और ये प्रतिक्रिया, ये रिएक्शन आने वाला था वेस्ट एशिया के अंदर
ऐसा समझ लो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, है ना, कुवैत है, कतर है और ये सऊदी है। कह रहे जहाँ पे 8 मिलियन से ज़्यादा यानी 80 लाख से ज़्यादा इंडियंस जो हैं रहते भी हैं और काम भी करते हैं। कह रहे ये कंसर्न जो है ना, इसने भी प्रॉम्प्ट किया होगा, इस कंसर्न ने भी जगाया होगा इस रिएक्शन को। और ख़ास करके इस चीज़ के बाद आफ्टर जब सोशल मीडिया यूज़र्स ने शेयर कर दिया एक ऑफेंसिव कमेंट्स को, ऑफेंडिंग कमेंट्स को, और कहाँ पे, बहुत ही वाइडली पूरे इंटरनेट पे अक्रॉस द रीजन, इस पूरे वेस्ट एशिया के रीजन में। तो ये कंसर्न्स भी इंडिया के सामने रहे होंगे इस पूरी स्टेटमेंट को देने के लिए। सम कंसर्न की वर्ब है मे हैव ऑल्सो प्रॉम्प्टेड, इंडियंस की वर्ब है लिव एंड वर्क। वेस्ट एशिया एक जगह का नाम है, कॉन्टिनेंट का नाम है, वेस्ट का W बड़ा, एशिया का A बड़ा। जगहों के नाम के आगे द नहीं लगाते हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, है ना, कॉन्टिनेंट्स के नाम के आगे द नहीं आता। जहाँ द आता है ना, बस उसको याद रखना है आपको। जहाँ पे यूनाइटेड आ गया वहाँ पे द आ गया, जहाँ पे पीछे S आ गया किसी जगह के नाम के पीछे, वहाँ द आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी जो लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन है, वो अपने आगे द को नहीं लेती है। चलो अच्छा, इसमें कुछ और देखने वाला है। ऑफेंडिंग मतलब जो ऑफेंड करे, जो हॉस्टाइल हो, जो जिसमें हेट हो, जिसमें थोड़ा सा ऑफेंस भरा हो, है ना, नाराज़ करने वाला हो, उसको बोलते हैं ऑफेंडिंग। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, यहाँ पे देखते हैं इसका क्या कहना है। कह रहा है रिगार्डलेस ऑफ द रीजनिंग द स्टेटमेंट इशूड बाय द एम्बेसीज इन दोहा एंड कुवैत विच सेड दैट द इंडियन गवर्नमेंट accords the highest respect to all religions in line with our civilizational heritage and strong cultural traditions of unity in diversity, reflects some introspection within the establishment and the ruling party, and the line that has been drawn must be adhered to across society. अब कह रहे ये सारे हमने फैक्टर्स देख लिए, क्यों सरकार ने फटाफट से स्टेटमेंट्स दिए हैं। कह रहे ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं, सारे फैक्टर्स हम देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करें हम, कह रहे किसी भी रीजनिंग को ले लो इनमें से, रिगार्डलेस ऑफ द रीजनिंग जो ऊपर स्टेटमेंट बताई गई है। कह रहे जो भी स्टेटमेंट इशू की गई हैं हमारी एम्बेसीज के द्वारा, दूतावासों के द्वारा, दोहा में और कुवैत में, कह रहे जिन्होंने ऐसा कहा था, जिन स्टेटमेंट्स ने ऐसा स्टेटमेंट मेक किया, दैट वो ये कि हमारी सरकार अकॉर्ड करती है, देती है, अकॉर्ड करना मतलब देना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्पेक्ट को सभी रिलीजन्स के लिए, सभी जो है धर्मों के लिए। और कैसे, बिल्कुल इन लाइन विद होते हुए, बिल्कुल हिसाब से, बिल्कुल साथ साथ चलते हुए। जब दो चीज़ें इन लाइन विद होती हैं तो दोनों एक सेम प्लेटफॉर्म पे होती हैं। तो हमारी सरकार हाईएस्ट रिस्पेक्ट देती है सभी रिलीजन्स को, और बिल्कुल उसी इस हिसाब से जो इन लाइन विद है हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज के, हमारी ऐसा समझ लो ना, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सामाजिक, है ना। तो हमारी नागरिक या सामाजिक जो विरासत है उसके हिसाब से, और हमारे स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशंस के हिसाब से, हमारे स्ट्रॉन्ग सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से, जो है विविधता में एकता का, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का। कह रहे ये स्टेटमेंट जो है ना, जो ऐसे आई है इन कंट्रीज़ के अंदर, ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है कुछ इंट्रोस्पेक्शन को। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है भाई, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब देखना, सेल्फ एग्जामिनेशन करना। तो ये स्टेटमेंट कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन को, अपने गिरेबान में झांकने को हमें मजबूर करती है। और किसके अंदर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और रूलिंग पार्टी के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट मतलब सरकार, रूलिंग पार्टी मतलब बीजेपी। अब कह रहे दूसरी चीज़ क्या, ये तो ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन होना ही चाहिए, है ना, अपने अंदर झांक के देखना ही चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो लाइन जो है ना, जिसको ड्रॉ कर दिया हमने, अभी हमने ये बोला है कि हम सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक लाइन से हमने ड्रॉ कर दी है कि ये गलत है, ये सही है। कह रहे ये लाइन जो है ना, इसको भी अडहर टू किया जाना चाहिए, मस्ट बी अडहर टू। अडहर टू समझते हो ना, किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना। पैसे वॉइस लगी हुई है पूरी सोसाइटी में, अक्रॉस सोसाइटी। अच्छा सेंटेंस है ये। कह रहे कोई भी रीजनिंग ले लो, स्टेटमेंट जो है, जो अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स आई हैं, सरकार बोलती है हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग कल्चर ट्रेडिशन यही कहता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। स्टेटमेंट एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि अब सरकार और बीजेपी को अपने गिरेबान में थोड़ा झांकना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और एक लाइन जो है, जो सरकार ने ड्रॉ कर दी है सबको रिस्पेक्ट करने वाली, इस लाइन को सारे सोसाइटी के अंदर अडहर टू किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है पीएम ने कुछ बोल दिया और छोटा मोटा कार्यकर्ता अभी भी कुछ बोले जा रहा है, सब के सब लोग इस लाइन को सम्मान करें। स्टेटमेंट की वर्ब होगी रिफ्लेक्ट्स, विच की वर्ब है सेड, विच आया है एम्बेसीज के लिए दोहा और कुवैत की। गवर्नमेंट की वर्ब है अकॉर्ड्स। अकॉर्ड का मतलब है किसी चीज़ को कुछ देना, प्रोवाइड करना या गिव करना। अकॉर्ड अक्सर रिस्पेक्ट के लिए, मंजूरी के लिए अकॉर्ड नाम का वर्ड यूज़ किया जाता है ना। अकॉर्ड योर अग्रीमेंट, अकॉर्ड योर रिस्पेक्ट,
ठीक है। हेरिटेज का मतलब होता है आपकी विरासत, विरासत को लेगेसी भी बोलते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, वैरायटी। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने अंदर झांक करके देखना, इंट्रो में अंदर में स्पेक्ट करना मतलब देखना, सेल्फ एग्जामिनेशन करना। लाइन की वर्ब है मस्ट बी अडहर टू, लाइन से अडहर टू होना चाहिए। और दैट की वर्ब है हैज़ बीन ड्रॉन, दैट आया अगेंस्ट लाइन के लिए ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट हैज़ बीन ड्रॉन। अब 2-3 वर्ड्स को देखेंगे अपने और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे फटाफट से। पहले तो ये बताओ इंट्रोस्पेक्शन, ये वर्ड समझे या नहीं समझे? अपने गिरेवान में झांकना, सेल्फ एग्जामिनेशन करना, आत्ममंथन करना हिंदी में बोलते हैं। अब इससे एक और वर्ड बनता है रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रो मतलब पास्ट, स्पेक्शन मतलब देखना। रेट्रोस्पेक्शन होता है अपने पास्ट में झांक के देखना, अंदर नहीं, अपने पास्ट में, अपना या किसी भी चीज़ का पास्ट अगर आप देख रहे हो, रेट्रोस्पेक्शन कर रहे हो। भाई मान लो अगर आप इंडिया का रेट्रोस्पेक्शन करो, इंडियन इकोनॉमी का पिछले 20 सालों का, तो आप देखोगे 1991 से 2022 तक इंडिया ने कैसे प्रोग्रेस की, है ना, एलपीजी लगाने के बाद में। तो ये होगा रेट्रोस्पेक्शन। अब देखो इससे एक और वर्ड बनता है, जब आप रेट्रोस्पेक्शन करते हो तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग आती है, जो चीज़ें आपको समझ में आती है, उनके लिए एक वर्ड रखा हुआ है इंग्लिश में बहुत अच्छा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइंडसाइट। तो रेट्रोस्पेक्शन मतलब पास्ट में झांकना, और पास्ट में झांकने से जो अंडरस्टैंडिंग आपको आए उसको बोलते हैं हाइंडसाइट। अब ये वर्ड कैसे बना है? हाइंड मतलब पिछला, साइड मतलब देखना, ये रेट्रोस्पेक्शन से मिलता जुलता वर्ड है। हाइंड साइड का मतलब है पिछला देखने के बाद जो समझ आई हो, और रेट्रोस्पेक्शन का मतलब है पिछला देखने का काम। दोनों वर्ड्स इसलिए डिफरेंट है। तो इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, हाइंड साइड, तीनों में आपको डिफरेंस करना सीखना है। अब ये वर्ड जब आप डिक्शनरी में डालते हो ना, तब आप कंफ्यूज होते हो, कमेंट्स में डालते हो, टेलीग्राम में डालते हो, सर ये और ये में क्या फ़र्क है? तो यही फ़र्क है, ये प्रोसेस है पिछला देखने की, और ये समझदारी है जो पिछला देखने से आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, देयर इज ऑल्सो अ केस फॉर सिमिलर इंट्रोस्पेक्शन टू बी मेड विद इन द मीडिया, particularly news television channels that appear to have turned prime time viewing into a prize fight, encouraging the most radical voices to spare verbally every evening and engage in blatantly extremist hate speech। अब कह रहे सरकार तो ठीक है, गिरबान में एक इंसान को और भी झांकना है, और वो इंसान है हमारी गणतंत्र का चौथा पिलर यानी कि मीडिया। कह रहा है एक केस इस चीज़ का भी है, एक मामला ये भी बनता है, देयर इज ऑल्सो ए केस, इसी प्रकार के इंट्रोस्पेक्शन का, आत्ममंथन का, जो किया जाना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन टू बी मेड, और किसके अंदर? हमारी मीडिया के अंदर। कह रहा है खास करके वो वाले टीवी न्यूज़ चैनल जो दिखाई देते हैं कि वो टर्न कर चुके हैं, बदल चुके हैं प्राइम टाइम व्यूइंग को। प्राइम टाइम व्यूइंग मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस होती है उस वक्त का जो है न्यूज़ शो, जैसे रात को 9 बजे, रात को 9:30 बजे। तो जो ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो दिखाई देते हैं कि वो बदल चुके हैं रात को 9 बजे वाले वक्त को एक प्राइज फाइट के अंदर, एक ऐसे जंग के अंदर जिसमें एक इनाम मिले। प्राइज फाइट होती है जिसमें सब एक दूसरे की गला काटने को भागते हैं, है ना, कि प्राइज़ हमें मिलना चाहिए। और ये कैसे कर चुके हैं, इस चीज़ को कैसे बदल चुके हैं? एनकरेज करते हुए सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट आवाज़ों को, वॉइसेस को, कि वो स्पार करें, वो कुश्ती करें मुंह जबानी वर्बली हर शाम एवरी इवनिंग, और इंगेज करें, इस काम में लगे जो है एक्सट्रीमिस्ट हेट स्पीच का, जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ख़राब बातों का। और कैसे? ब्लेटेंटली, खुले आम, शेमलेसली या नोटिसेबली तौर पे। ब्लेटेंट वर्ड देख चुके हो ना, खुले आम शर्मनाक को बोलते हैं ब्लेटेंट। तो खुले आम शर्मनाक तौर पे हेट स्पीच में जो इंगेज करे। तो इन न्यूज़ चैनल्स को भी थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या आप दिखा रहे हो, पब्लिक को कैसा बनाना चाहते हो। न्यूज़ चैनल्स की वर्ब है इसकी कोई भी वर्ब नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे केस की वर्ब है इज, टू बी मेड पैसिव इन्फिनिटिव है, इंट्रोस्पेक्शन आप जानते हो, दैट आया है चैनल्स के लिए, दैट की वर्ब है अपीयर, टू हैव टर्न्ड पास्ट के लिए, पास्ट की घटना को बताने के लिए एक पैसिव इन्फिनिटिव यूज़ किया गया है। अपीयर होते हैं कि वो टर्न कर चुके हैं, टर्न इनटू करना मतलब बदल देना। एनकरेजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। स्पार का मतलब होता है कुश्ती करना। रेडिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट। आपको बताया था ना रेडिकल वर्ड, जो रिलीजन के नाम पे, किसी आइडियोलॉजी के नाम पे मरने मारने पे उतारू हो, रेडिकल। ब्लेटेंटली एक एडवर्ब है, एक्सट्रीमिस्ट के लिए एडजेक्टिव के लिए आई है। ब्लेटेंटली मतलब शर्मनाक, खुलेआम तौर पे, शर्मनाक तौर पे, है ना, खुलेआम। कैरब वाइल the right to free speech must be upheld and nobody should be allowed to threaten violence, the government would have avoided the entire controversy if it had acted
according to the law and immediately engaged with the issue before it snowballed into an international incident. अब लास्ट में एक नसीहत दे रहा है सरकार को, कह रहा है हम ये भी मानते हैं जहां राइट टू फ्री स्पीच जो है अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसको बनाए रखा जाना चाहिए। अपहेल्ड करना मतलब किसी चीज़ को बनाए रखना, मेंटेन करना। तो कह रहा है इस चीज़ को भी हम मानते हैं कि सबको सब कुछ बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और किसी को भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो थ्रेटन करे वायलेंस को, किसी के ऊपर भी हिंसा को जो है हिंसा की धमकी दे। ये बात को हम मानते हैं। कह रहा है फिर भी सरकार अवॉइड कर सकती थी इस पूरी कंट्रोवर्सी को अगर इसने एक्ट किया होता, हरकत में आई होती लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से, और इसने इमीडिएटली इंगेज विद किया होता, इस काम से अपना नाता जोड़ा होता इस इशू से, इससे पहले कि ये इशू स्नोबॉल करता। स्नोबॉल करना मतलब बहुत बड़े आकार में आ जाना। ये इशू का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता और किस तरह के आकार में, किस तरह के साइज़ में, एक इंटरनेशनल इंसिडेंट के, एक अंतर्राष्ट्रीय घटना के। तो ये बात भी हम मानते हैं कि ये दोनों बातें तो होनी चाहिए, राइट टू फ्री स्पीच होना चाहिए, वायलेंस का थ्रेटन नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार अगर कानून के सहारे चलती, शुरू से ही काम करती, एक हफ्ते का वक्त ना लेती, तो इतना बड़ा इशू शायद बनने वाला नहीं था। राइट टू फ्री स्पीच की वर्ब है मस्ट बी हेल्ड, अपहेल्ड। नोबडी की वर्ब है शुड बी अलाउड। गवर्नमेंट की वर्ब है वुड हैव अवॉइडेड। इट की वर्ब है हैड एक्टेड और हैड इंगेज्ड विद। इट हैड एक्टेड एंड इट हैड इंगेज्ड विद। इट की वर्ब है स्नो बॉल्ड। इट आया ऑफ कोर्स इशू के लिए, इस पूरे मामले के लिए। चलो मेरे ख्याल से सब चीज़ें अब क्लियर हो चुकी होंगी। वर्ड बाय वर्ड पोस्टमार्टम करके अपने इस आर्टिकल को अपने पढ़ा है। अब ये आपके क्वेश्चंस हैं, फटाफट से देख लो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स को क्या बोलते हैं? अभी ये वर्ड आपको करवाया था मैंने, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, हाइंडसाइट। तो पास्ट इवेंट्स को अगर देखें और उसकी जो समझ अपने को निकल करके आए, उस समझ के लिए कौन से वर्ड को, वन वर्ड को आप यूज़ करोगे? मेरे ख्याल से सभी लोग इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ना? चलो दूसरा क्वेश्चन है नोटिसेबली शेमलेस को क्या बोलेंगे? खुले आम तौर पे शर्मनाक कोई चीज़ हो उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ करेंगे? अगेन कई सारे वर्ड्स हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा भी आपके आंसर्स निकल करके आएँ। अगर एक से ज़्यादा आंसर्स हो तो डी आपका आंसर है, नहीं तो ए, बी और सी में से एक आंसर को निकाल लो। 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, एक स्टेटमेंट में 3 मैंने क्या डाल दिए, 3 मैंने वो डाल दिया ना, एरर्स को मैंने डाल दिया। इस स्टेटमेंट में तीनों एरर्स को आपको पकड़ना है। ध्यान से देखो, 2 तो आपको मिल जाएंगी। मैं आपको तीनों की हिंट्स भी दे रहा हूँ। पहली हिंट मिलेगी ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर से थर्ड कंडीशनल की, ठीक है। दूसरी आपको हिंट मिलेगी रिस्पोंड नाम की वर्ब के साथ, और तीसरी आपको हिंट मिलेगी इस देम नाम के वर्ड के साथ, ठीक है। देख लेना, हिंट्स आपको मैंने दे दिया, यहाँ से एरर्स जो आपकी निकल आएंगी। चलो 5 क्वेश्चंस हैं, सब लोग इसको आंसर करें। कमेंट सेक्शन में आंसर्स को पोस्ट करो। 5 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स मिले आपको आउट ऑफ 5 बताना। मेरे आंसर हिंट्स के साथ में फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, वहाँ से चेक कर लो, अपने आंसर को चेक कर लेना। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर देना। एज ऑलवेज कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, राइटिंग स्किल्स, जो भी कोर्स आपको चाहिए हो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है अफोर्डेबल प्राइसेस में। जाके आप फ़ायदा ले सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेरीज़ के लिए ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके अपना रिप्लाई ले लेना। अंटिल देन मुलाकात होगी कल। साइनिंग आउट।